हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग। आई एम अराफत खान एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ये टॉपिक एक बार अगर हम लोग कर लेते हैं तो आपका जो 12 बोर्ड्स है, जेई मेंस है और जेई एडवांस है, उसके आपके जो कंसेप्ट इस टॉपिक को लेके वो पूरे क्लियर हो जाने वाले हैं। आप डेफिनेटली इस टॉपिक से क्वेश्चन इजीली कवर कर सकते हो। तो टॉपिक हम लोग करने क्या वाले हैं, सबसे पहले टॉपिक का नाम क्या है, डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। इस टॉपिक में हम लोग क्या करेंगे, डेफिनेशन से इस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। डेफिनेशन से समझेंगे कि डॉट प्रोडक्ट कैसे होता है दो वेक्टर्स का, ठीक है। इसके बाद इसकी प्रॉपर्टी देखेंगे, फिर एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स देखेंगे और फिर कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वो हम देखेंगे। तो ये वीडियो में जो मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूँ स्टार्टिंग से लेके एंड तक, अगर आप ये लोग इतना देख लेते हैं तो आपका 12 बोर्ड्स, जेई मेंस और जेई एडवांस, ये तीनों जगह पे आपके जो क्वेश्चंस आते हैं इस टॉपिक से वो आप डेफिनेटली सॉल्व कर पाओगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है टॉपिक का नाम, डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, ठीक है। 3D ज्योमेट्री का टॉपिक है। इस टॉपिक में सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन से स्टार्ट कर रहे हैं। इसको डेफिनेशन देखेंगे क्या है, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, रिटन एज वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, डिफाइन एज टू बी द नंबर। देखो नंबर को मैंने यहाँ पे अंडरलाइन किया है, ठीक है। नंबर को मैंने क्या किया, अंडरलाइन किया है। क्यों? क्योंकि डॉट प्रोडक्ट जो मिलता है हमें एक नंबर मिलता है। क्या नंबर होता है वो, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इंटू वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी। दैट इज वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इंटू वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। और थीटा के ऊपर यहाँ पे क्या कंडीशन लगाई है कि थीटा जो रहेगा वो 0 से लेकर पाई के बीच में रहेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे कुछ टर्मिनोलॉजीज है जो हमें समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो थीटा पे कंडीशन क्यों लगी है, ठीक है, ये समझते हैं। थीटा पे कंडीशन ये लगने का क्या रीजन है, देखो दो वेक्टर है फॉर एग्जांपल हमारे पास, एक है ये ए, एक है दूसरा बी, ठीक है। तो दो वेक्टर जब हमारे पास है तो आप खुद ही सोचिए, दो वेक्टर को लेके हमारे पास तीन ही कंडीशन हो सकती है। कौन कौन सी? कंडीशन नंबर 1, वेक्टर ए जो है इसी के ऊपर वेक्टर बी आ जाएगा, ठीक है। वेक्टर ए के ऊपर ही वेक्टर बी आ जाएगा इस तरीके से, जैसे एक फिंगर के पीछे दूसरा फिंगर है तो दो सामने वाले फिंगर दिख रहा है, पीछे वाला फिंगर नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो एक वेक्टर के ऊपर दूसरा आ गया। तो इस केस में क्या हुआ, जब एंगल था दोनों वेक्टर के बीच में वो कितना हो गया, 0, ठीक है। तो ये 0 वाला केस क्लियर हो गया। दूसरा केस क्या हो सकता है, एक वेक्टर ये है ए और दूसरा वेक्टर ये है बी, ठीक है। दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना हो जाए, 90 डिग्री। ये एक केस हो सकता है, ठीक है। तो ये हो गया केस नंबर 2। तो यहां पे थीटा कितना हो जाएगा, π/2 मतलब 90 डिग्री, ठीक है। तीसरा केस क्या हो सकता है, दो वेक्टर में से आपको क्या हो जाए, ए का डायरेक्शन ये वाला हो जाए और बी का डायरेक्शन ये वाला हो जाए, ठीक है। तो तीसरा केस क्या होगा, ए का डायरेक्शन ये और बी का डायरेक्शन वो, मतलब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में इस तरीके से, ठीक है। तो इस ऐसे सिचुएशन में क्या हो रहा है, थीटा जो रहेगा वो रहेगा पाई, पाई का मतलब होता है 180 डिग्री, ठीक है। π/2 का मतलब होता है 90 डिग्री। तो कोई भी दो वेक्टर अगर आपके पास है तो उनके साथ यही केस हो सकते हैं, या तो वो दोनों सेम डायरेक्शन में कोइंसाइड कर रहे हो, या तो दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर हो, या तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में कोइंसाइड कर रहे हो, ठीक है। तो ये तीन केस होने की वजह से थीटा पे यहाँ पे कंडीशन लगी होती है कि थीटा क्या होगा, 0 से लेकर पाई के बीच में, ठीक है। सो इसलिए यहाँ पे जो एंगल है वो 0 से पाई के बीच में होता है। अब एक और चीज, यहाँ पे कॉस ही क्यों लिया गया, टोटल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कितने होते हैं, 6 होते हैं, साइन कॉस टेन कॉट सेक और कोसेक, ठीक है। 6 होते हैं तो 6 में से कॉस ही क्यों लिया गया। तो जब दो वेक्टर का प्रोडक्ट कर रहे हो तो उसके लिए क्या जरूरी है, सबसे पहली बात कि दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो। ऐसे ए जो डायरेक्शन में है बी भी उसी डायरेक्शन में होना चाहिए, बट ऐसा होता नहीं है। क्या होता है यहाँ पे देखो, एक्चुअली जब दो वेक्टर की बात कर रहे हो तो सिचुएशन आ कैसी जाती है हमारे सामने, ठीक है। ये है फॉर एग्जांपल वेक्टर ए इस तरीके से, और ये है फॉर एग्जांपल वेक्टर बी, और ये है उनके बीच का एंगल थीटा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेना है, मतलब दोनों का स्केलर प्रोडक्ट करना है हमें, ठीक है। तो कंडीशन क्या है, दोनों का सेम डायरेक्शन में होना। अभी तो ये सेम डायरेक्शन में नहीं है, ए इधर जा रहा है और बी इस तरफ जा रहा है, ठीक है। तो इसको सेम डायरेक्शन में करने के लिए क्या करेंगे हम,
ये जो वेक्टर बी है इसका ले लेंगे प्रोजेक्शन, किस पे, ऑन वेक्टर ए। ये जो वेक्टर बी है इसका ले लेंगे प्रोजेक्शन। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा। प्रोजेक्शन का कॉन्सेप्ट भी समझेंगे हम लोग, ठीक है। प्रोजेक्शन का जनरल मीनिंग मैं बता देता हूं आपको। जनरल मीनिंग क्या होता है, यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने टॉर्च रखा और यहाँ पे टॉर्च ऑन किया, तो वेक्टर बी का जो शेडो है वो कहाँ दिखने वाला है, वेक्टर ए के ऊपर। जनरल कंसेप्ट जो होता है प्रोजेक्शन का ये होता है कि अगर आप यहाँ पे टॉर्च रख रहे हो, टॉर्च को ऑन कर रहे हो, तो वेक्टर बी पे लाइट पड़ेगी, लाइट पड़ेगी तो बी का शेडो कहाँ पड़ेगा, ए पे। इसे बोला जाता है वेक्टर बी का प्रोजेक्शन किस पे, वेक्टर ए पे, ठीक है। तो वो जब टॉपिक पढ़ेंगे हम अच्छे से समझेंगे। बट अभी यहाँ पे हमने प्रोजेक्शन वर्ड बस इसलिए यूज किया है कि कॉस का क्या मीनिंग है वो समझ लेते हैं, ठीक है। सो क्या किया हमने, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। अब ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया है। तो राइट एंगल ट्राइंगल बनने के बाद हम क्या करेंगे, अगर बी का प्रोजेक्शन ले रहे हैं ए पे, ठीक है। सो क्या हो जाएगा, जब बी का प्रोजेक्शन ए पे लेंगे तो वो मिलेगा हमें बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। कैसे मिला ये कॉस थीटा, क्योंकि कॉस का कंसेप्ट हमको पता है। कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा अगर हम लेंगे तो एडजेसेंट मतलब ए का मैग्नीट्यूड अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस मतलब बी, ठीक है। हाइपोटेनस मतलब क्या हो गया, वेक्टर बी, बी मतलब उसकी अब उसका मैग्नीट्यूड मतलब क्या हुई, ये लेंथ, ठीक है। सो अगर मुझे बी का मैग्नीट्यूड चाहिए, बी की लेंथ चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली जब मैं यहाँ से टॉर्च मार रहा हूं तो जितना वेक्टर बी है उतना ही शेडो दिखने वाला है ना। ये है ए है और ये, तो देखो क्या होने वाला है, cos थीटा क्या हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी। बट मुझे क्या चाहिए, ए का मैग्नीट्यूड, तो ए का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा यहाँ से, इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा, ठीक है। अगर मुझे ए की लेंथ चाहिए वेक्टर ए की, ठीक है, तो वो कैसे मिलने वाली है मुझे, बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। तो ये जो एडजेसेंट और हाइपोटेनस के बीच में रिलेशन डेवलप करता है वो कौन करता है, कॉस थीटा करता है। कॉस थीटा करने की वजह से ही यहाँ पे हमने कॉस लिया। अगर साइन लेते तो वो हो जाता अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, तो ए आता क्या वहां, नहीं आता। टेन लेते तो अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, कॉट में, फिर सेक में और कोसेक में आपको पता ही है। तो इस रीजन की वजह से, ये प्रोजेक्शन की वजह से यहाँ पे क्या लिया जाता है, कॉस, ठीक है। तो ये थी डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर की डेफिनेशन, जिसमें कॉस थीटा क्यों लिया जाता है वो समझा हमने, और जो एंगल 0 से पाई के बीच में क्यों लिया जाता है ये समझा हमने, ठीक है। इसकी एक और डेफिनेशन होती है डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स की, वो भी हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स की सेकंड डेफिनेशन क्या होती है। देखो क्या बोल रहा है ये, अगर वेक्टर ए इस टाइप का है, a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप, और वेक्टर बी इस टाइप का है, b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप, ठीक है। तब इनका डॉट प्रोडक्ट कैसे निकाला जाएगा, दो वेक्टर के जब आप दो डॉट प्रोडक्ट फाइंड करोगे तो वो क्या हो जाएगा, उनके कंपोनेंट्स के प्रोडक्ट का सम, ठीक है, उनके कंपोनेंट्स के प्रोडक्ट का सम। जैसे ये वेक्टर ए है, इसके कंपोनेंट्स क्या क्या है, a1 है, a2 है, a3 है। ये है वेक्टर बी, इसके कंपोनेंट्स क्या है, अगर इनको कंपोनेंट फॉर्म में लिखेंगे तो b1 b2 b3, ठीक है। तो डॉट प्रोडक्ट की दूसरी डेफिनेशन क्या होती है, आप जस्ट कंपोनेंट को प्रोडक्ट करो और उनका सम लेते जाओ, कंपोनेंट का प्रोडक्ट करो और उनका सम लेते जाओ। तो इस टाइप से आपको दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली दो डेफिनेशन है डॉट प्रोडक्ट की, एक इसके पहले देखा हमने और ये एक डेफिनेशन है, ठीक है। अब एक और इंटरप्रिटेशन होता है डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर का, वो भी एक बार समझ लेते हैं हम लोग, और फिर हम उसके बाद स्टार्ट करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ स्केलर प्रोडक्ट, कि एक्चुअली जो स्केलर प्रोडक्ट होता है उसका इंटरप्रिटेशन मतलब मीनिंग उसका क्या होता है। तो देखो इसके लिए सबसे पहले हमने यहाँ पे फिगर ड्रॉ किया है और इस फिगर को हमने बाजू में डिस्क्राइब किया है। क्या बोल रहा है, लेट OA इज इक्वल टू वेक्टर A रिप्रेजेंट्स अ फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल एट O, ठीक है। जो वेक्टर A है ये वाला, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, फोर्स को, और ये फोर्स किसके ऊपर एक्ट हो रहा है, एक पार्टिकल के ऊपर जो कहां पर है, इस पॉइंट O पर है। आगे क्या बोल रहा है, OB एक वेक्टर B है जो रिप्रेजेंट करता है किसको, डिस्प्लेसमेंट को। तो यहाँ पे एक फोर्स था और एक डिस्प्लेसमेंट है, दो चीजें, ठीक है, ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम O टू B। अब ये जो वेक्टर B है
ये क्या कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये डिस्प्लेसमेंट किसका हो रहा है, उसी पार्टिकल का जो ओ पे था और वो ओ से किसकी तरफ जा रहा है, बी की तरफ। ठीक है, तो ये दो चीजें हैं, एक फोर्स है और एक डिस्प्लेसमेंट है। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में जो रिलेशन होता है उसकी हेल्प से हम समझेंगे कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू कॉस थीटा, ये कैसे आता है। ठीक है, तो चलो देखते हैं। ये डायग्राम समझने के बाद हम लिखेंगे वर्क डन का फॉर्मूला। ठीक है, वर्क डन का फॉर्मूला आई होप आप लोगों को पता हो। वर्क डन होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन क्या होता है, देखो, वर्क डन इज इक्वल टू ये होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब यहां पर जो वर्क डन है वो स्केलर क्वांटिटी है। इसका मतलब क्या हुआ, लेफ्ट हैंड साइड में जो चीज है वो स्केलर है, तो राइट हैंड साइड में भी जो आना चाहिए वो स्केलर आना चाहिए। अब फोर्स क्या लिए थे हमने, फोर्स लिए थे वेक्टर ए, बट वेक्टर ए तो वेक्टर है, हम उसको ऐसे नहीं ले सकते, तो हमें उसको उसके स्केलर फॉर्म में लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे ले लेंगे वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड डॉट डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट ये जो है वेक्टर बी है। ठीक है, बट हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा कि डॉट प्रोडक्ट तभी डिफाइन होता है जब दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो। ठीक है, सो अब इस वेक्टर को इसके डायरेक्शन में लाने के लिए क्या करेंगे, इसका ले लेंगे प्रोजेक्शन, इसके ऊपर मारेंगे फोकस, तो ये यहाँ पे गिरेगा किसके ऊपर, ए के ऊपर। ए के ऊपर जैसे ही गिरेगा तो आपको क्या मिल जाएगा, ए के ऊपर गिरने के बाद ये मिलेगा वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस ऑफ थीटा। बात समझ में आई, थोड़ी देर पहले हमने यही चीज देखी थी। क्या मिला था आपको वहां पे, ए का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू मिला था वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। ये क्या चीज थी, इसी को हम प्रोजेक्शन बोलेंगे आगे चल के। और ये क्या है एक्चुअली, ये वेक्टर बी की लेंथ है। ठीक है, किस डायरेक्शन में, वेक्टर ए के डायरेक्शन में, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट तभी पॉसिबल होता है जब वो ए की डायरेक्शन में जा रहे हो। यहाँ पे अलग अलग में है तो बात नहीं बनने वाली। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट को हम डायरेक्ट वेक्टर बी नहीं लेते, हम उसका मैग्नीट्यूड लेंगे यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड में क्वांटिटी वो स्केलर है, तो यहाँ पे आप वेक्टर कुछ भी नहीं ले सकते। फोर्स को भी आपने स्केलर के फॉर्म में लिया, मतलब नंबर के फॉर्म में लिया, डिस्प्लेसमेंट को भी आपको नंबर के फॉर्म में ही लेना पड़ेगा। ठीक है, और ये पूरे इसको आप कैसे डिनोट कर रहे हो, आप डिनोट कर रहे हो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। ठीक है, मतलब फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, बट कौन से फॉर्म में, स्केलर फॉर्म में, क्योंकि हमको पता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वर्क डन होता है और वो स्केलर है। तो इसलिए हम यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट को सीधा वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, तो हम उसे कौन से फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, स्केलर फॉर्म में। तो यहां से आ जाता है, अगर इसी को फिर से अच्छे से लिखे तो यहां से आता है दैट इज करके वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू क्या बना, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड और ये एंगल बिटवीन देम, यानी ये दोनों इक्वल है इसलिए। ठीक है, तो ये एक उसका छोटा सा इंटरप्रिटेशन कि कैसे दो वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट जब आप फाइंड करते हो तो वो वर्क डन के फॉर्मूले से भी आप इस तरीके से डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, तो ये इसका डेफिनेशन पार्ट और एक्चुअली उसका जो मीनिंग है स्केलर प्रोडक्ट का, ये हमने समझ लिया। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं वेरी 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 इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस टॉपिक, प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर और डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, सो देखो यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज मैंने लिखी है आपके सामने। सबसे पहले प्रॉपर्टी कौन सी, देखो ये प्रॉपर्टीज में ना सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हर प्रॉपर्टी को अच्छे से ऑब्जर्व करना, प्रॉपर्टी कैसे आ रही है, कैसे डिराइव की गई है, वो मैं एक्सप्लेन करते जाऊंगा साथ साथ में। उसके बाद हम लोग वन बाय वन प्रॉपर्टी को समझते जाएंगे। तो सबसे पहले देखो कौन सी प्रॉपर्टी है, क्या बोल रहा है, अगर किसी वेक्टर का आप डॉट लेते हो उसी वेक्टर के साथ तो क्या मिलता है, उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर या फिर उसका आप सिर्फ स्क्वायर ले लो। ठीक है, जो भी नंबर होगा वहां पे उसका स्क्वायर आ जाएगा। ये कैसे आया, जैसे आप सिंपली फॉर्मूला लगाते हो ना, ये वाला मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी इंटू एंगल बिटवीन देम। सीधी सी बात है, जब किसी वेक्टर का उसी के साथ डॉट ले तो थीटा कितना हो जाएगा यहाँ पे 0 और cos 0 1 रहता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सेम वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, यहाँ पे भी उसी का मैग्नीट्यूड है, तो उसका स्क्वायर आ जाएगा, तो ये इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है,
तो यहाँ पे एक चीज याद रखना है, किसी भी वेक्टर का जब उसी के साथ आप ले रहे हो डॉट, तो वो उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाता है या उसका स्क्वायर हो जाता है, आप ऐसे डायरेक्टली बोल सकते हो। तो इसमें से हमको एक इन्फरेंस निकल के सामने आता है कि अगर यूनिट वेक्टर आई का आई के साथ डॉट लेंगे, जे का जे के साथ डॉट लेंगे और के का के साथ डॉट लेंगे, तो ये भी कितना आएगा 1, क्योंकि ये सारे कैसे हैं, यूनिट वेक्टर है। उसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, इसे बोला जाता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है ये, ठीक है। क्या होता है इसमें, अगर आप ए का डॉट बी के साथ ले रहे हो और या फिर आप बी का डॉट ए के साथ ले रहे हो, तो एक ही बात है, आना तो नंबर ही है ना। तो आप ए का डॉट बी के साथ लो या फिर बी का डॉट ए के साथ लो, इट इज वन एंड द सेम थिंग। नेक्स्ट देखो थर्ड प्रॉपर्टी में क्या होता है, थर्ड प्रॉपर्टी में बोल रहा है ये, अगर ए का डॉट बी प्लस सी के साथ ले रहे हो तो ए डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। कैसे, ए बी पे भी लगेगा और ए सी पे भी लगेगा, तो इसे नाम दे दिया गया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, कौन सी प्रॉपर्टी है ये, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि ए डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ना, ए पहले बी पे भी गया, उसके बाद ए सी पे भी गया, ए डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो उस पे से इसका नाम लग गया। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि वेक्टर ए को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई किया, उसका डॉट लिया, वेक्टर बी को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई किया उसके साथ, तो क्या हो जाएगा, जो स्केलर है वो इंडिविजुअली मल्टीप्लाई हो जाएंगे और डॉट सिर्फ किसका लिया जाएगा, वेक्टर ए का और वेक्टर बी का। अगेन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, तो ये सारी प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, 7-8 प्रॉपर्टीज है, ये सारी प्रॉपर्टी आपको अच्छे से समझनी पड़ेंगी और इसको लर्न नहीं करना है, रटना नहीं है। ये सारी प्रॉपर्टी एक आपको ऐसे अंडरस्टैंडिंग वाले वे में हो ना, सो देट आपको एग्जाम में ज्यादा बर्डन ना हो। ऑलरेडी आप ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले रटते हो, कैलकुलस में इतने सारे फॉर्मूले वो सारे रटने पड़ते हैं, अगर आप ये भी रटोगे तो फिर कैसा प्रॉब्लम बढ़ेंगी। तो चीजों को रटना नहीं है, समझते जाना है, ठीक है, कि वो आती कैसे। आगे बढ़ते हैं, फिफ्थ प्रॉपर्टी पे क्या बोल रहा है, ए और बी अगर दो नॉन जीरो वेक्टर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा। डॉट प्रोडक्ट जीरो हो रहा है तो इसका क्या मीनिंग निकल के आता है कि दोनों वेक्टर एक दूसरे को कैसे हैं, परपेंडिकुलर। ठीक है, जब एक दूसरे को परपेंडिकुलर है तो थीटा कितना हो जाएगा 90, तो ऑब्वियसली कॉस 90 होता है 0, तो डॉट प्रोडक्ट कितना हो जाएगा 0। ठीक है, तो ए डॉट बी 0 है, इसका मतलब दोनों वेक्टर के बीच में एंगल कितना बन रहा है 90 डिग्री, और एंगल 90 डिग्री बनेगा तो दोनों वेक्टर एक दूसरे को क्या हो जाएंगे, परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये भी क्वेश्चन में बार बार आपको अप्लाई करना पड़ता है, ये आपको बहुत अप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद ये वाली बहुत अप्लाई करना पड़ता है, और उससे जो इन्फ्रेंस निकलता है इसका भी काफी यूज होता है। क्या इन्फ्रेंस निकल रहा है, अगर आई का डॉट लेंगे जे के साथ या फिर जे का डॉट लेंगे के साथ या फिर के का डॉट लेंगे आई के साथ, तो ये क्या आता है 0 आता है। ठीक है, अब देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 6, 7, 8 और जो भी आगे 2-3 प्रॉपर्टीज बची है वो एक बार समझ लेते हैं। तो चलो आगे देखते हैं हम लोग कि प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट में जो हमारी बची हुई प्रॉपर्टीज थी उसको हम कैसे समझेंगे। ठीक है, तो प्रॉपर्टी नंबर 6 देखो, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, एक्चुअली ना ये पूरा टॉपिक ही बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये टॉपिक अगर आपने छोड़ दिया तो समझ जाओ आपका बोर्ड्स भी गए, आपका मेंस भी गया, आपका एडवांस भी गया। ठीक है, क्योंकि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, तो इस टॉपिक को करना आपको कंपलसरी है। तो इसकी प्रॉपर्टी को देखो, प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या है, वेक्टर ए प्लस माइनस वेक्टर बी होल स्क्वायर कैसे ओपन होता है, ये वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड स्क्वायर प्लस वेक्टर बी मैग्नीट्यूड स्क्वायर प्लस माइनस, ये चीज को याद रखो। यहाँ पे क्या लगने वाला है, प्लस बी और माइनस बी, बट यहाँ पे था क्या प्लस माइनस, नहीं, यहाँ पे सिर्फ प्लस था। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा 2 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इनटू एंगल बिटवीन देम का कोसाइन। ठीक है, 7 प्रॉपर्टी क्या हो जाती है, ये देखो, ये सेम प्रॉपर्टीज ना वैसी है जो हम वो आइडेंटिटी यूज करते हैं, ए प्लस माइनस बी होल स्क्वायर वाली काइंड ऑफ, है ना। और ये वाली कैसी है, ये है ए प्लस बी और ए माइनस बी। बस ये वहां पे क्या होता था, ये आप क्या करते थे, नंबर्स लेते थे, यहाँ पे आपने क्या लिया है, वेक्टर्स लिया है। ठीक है, तो ये कैसे ओपन होंगी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर। ठीक है, सो ये होगी प्रॉपर्टी नंबर 6 और 7। 8 देखो कि अगर कोई एक आर वेक्टर है, जनरली हम जिसको पोजीशन वेक्टर बोलते हैं, जो कैसे फॉर्म में दिया है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, देन अगर हम आर का, इस वेक्टर आर का डॉट लेते हैं यूनिट वेक्टर आई के साथ, तो क्या मिलेगा हमें एक्स। ऑब्वियस सी बात है, आई का आई के साथ डॉट क्या होता है 1 होता है, और आई का जे के साथ डॉट, आई का जे के साथ डॉट और आई का के साथ डॉट,
ये क्या हो जाता है 0। तो जब आप इसका i के साथ डॉट लोगे तो यहाँ पे तो 1x मिल जाएगा, बट यहाँ पे और यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो इसलिए x बचा। सिमिलरली जब r का j के साथ लोगे तो वहां पे सिर्फ y बचेगा, और r का जब डॉट आप k के साथ लोगे यूनिट वेक्टर के साथ तो वहां पे सिर्फ z बचेगा। फिर क्या करोगे, ये x, y और z की वैल्यू इस वाले वेक्टर r में पुट कर दोगे, तो ये कुछ वेक्टर r इस तरीके से दिखेगा। यहाँ पे हमने बार नहीं लगाया है, बार लगा देते हैं, ठीक है। तो ये थी कुछ 8 प्रॉपर्टीज। अब देखते हैं कि अगर दो वेक्टर a और b हमारे पास है तो उनके बीच में जो एंगल रहता है थीटा, उसको हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। चलिए तो अब देखते हैं कि अगर हमारे पास दो वेक्टर है, वेक्टर a और वेक्टर b, तो वो दोनों वेक्टर के बीच में जो एंगल बनेगा थीटा, उसको हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो बेसिकली जो टॉपिक का नाम है वो है फाइंडिंग एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, इफ वेक्टर a is like a1 i cap plus a2 j cap plus a3 k cap and b1 is b1 i cap b2 j cap b3 k cap are two नॉन जीरो वेक्टर्स। ठीक है, क्या बोल रहा है, ये नॉन जीरो वेक्टर होना चाहिए, क्योंकि जीरो हुए तो फिर वहां पे एंगल की बात करने का सवाल उठता ही नहीं। ठीक है, तो नॉन जीरो वेक्टर है मतलब उनकी कुछ लेंथ है, लेंथ है तो उनके बीच में कुछ एंगल बनेगा। सो ये ऑब्वियस सी बात है कि वेक्टर शुड बी नॉन जीरो। देन द एंगल बिटवीन देम इज डिफाइंड बाय cos थीटा। हाँ, ये जो डेफिनेशन है वेक्टर a डॉट वेक्टर b, तो वहीं से ये cos थीटा लिया गया है। जैसे ये मैग्नीट्यूड को डॉट के नीचे सेपरेट कर दिया गया, तो यहाँ से क्या है, cos थीटा इज इक्वल टू a डॉट b अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b इज इक्वल टू डॉट की कंपोनेंट वाली क्या प्रॉपर्टी थी, उनके कंपोनेंट के प्रोडक्ट का सम। तो ये न्यूमरेटर में लिखा, डिनोमिनेटर में मैग्नीट्यूड ऑफ a क्या होता है, अंडर रूट ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस सेकंड कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस थर्ड कंपोनेंट का स्क्वायर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ b भी सेम वही होगा, स्क्वायर रूट ऑफ कंपोनेंट के स्क्वायर का सम। ठीक है, तो इनकी जगह पे ये वैल्यू सारी पुट कर दी गई। अब देखो आगे क्या हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल अब मैं क्या करता हूँ, ये तीनों चीजें इक्वल है, दिस इक्वल टू दिस एंड दिस इक्वल टू दिस। तो अगर a इक्वल टू b है और b इक्वल टू c है तो a इक्वल टू c भी होगा। तो अब मैं a इक्वल टू c को कंसिडर करता हूँ और लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों पे स्क्वायर लेता हूँ। तो देखो क्या हो जाएगा ये, देयरफॉर अगर मैंने लेफ्ट पे स्क्वायर लिया तो हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, अगर मैंने राइट पे स्क्वायर लिया तो न्यूमरेटर पे भी स्क्वायर लगेगा और डिनोमिनेटर पे भी। तो न्यूमरेटर क्या बन जाएगा, a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3 इसका होल स्क्वायर अपॉन में देखो अभी दो रूट इंटू में है और इसका स्क्वायर लगेगा, तो जैसे स्क्वायर लगेगा तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर एक ब्रैकेट में इंटू दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा, b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस b3 स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया। एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं, ये जो cos थीटा है, जो दो वेक्टर के बीच का एंगल फाइंड करने का फॉर्मूला है, उससे एक इन्फरेंस निकालने की कोशिश कर रहे हैं, रिजल्ट निकालने का ट्राई कर रहे हैं। वो देखो रिजल्ट क्या आता है। अब देखो मैं क्या करता हूं, ये पहले थोड़ा सा मैं रब कर दूंगा। ठीक है, वीडियो को पूरा देखो सो दैट आपको ये जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं सारे इंफरेंसेस याद आ जाए, क्योंकि एग्जाम में कोई भी चीज डायरेक्ट नहीं आती, सारी चीजें आपको थोड़ा सा ट्विस्ट करके पूछते हैं। तो ट्विस्ट करके पूछने के लिए आपको बेसिक से लेकर सारी A to Z चीजें पता होना जरूरी है। ठीक है, और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो। ठीक है, क्योंकि वैसा करने से क्या होगा, इसके जो न्यू टॉपिक्स है वो आपको कंटिन्यू मिलते रहेंगे। ठीक है, तो अब आ जाते हैं हमारे टॉपिक पे। क्या था ये, अब यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा मुझे पता है क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा होता है लेस देन इक्वल टू 1, एल्स cos स्क्वायर थीटा ये क्या होता है, लेस देन इक्वल टू 1। और cos स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, ये राइट हैंड साइड में पूरे रेशो के बराबर है, तो रेशो भी क्या हो जाएगा, देयरफॉर a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3 इसका स्क्वायर अपॉन a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर इंटू b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस b3 स्क्वायर, ये भी क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू 1 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जब cos स्क्वायर थीटा लेस देन इक्वल टू 1 हो सकता है तो उसके इक्वल जो क्वांटिटी है वो भी क्या होगी, लेस देन इक्वल टू 1 ही होगी। ठीक है, अब जो डिनोमिनेटर में क्वांटिटी है उसको हम राइट में शिफ्ट कर देंगे, मतलब 1 के मल्टीप्लीकेशन में। तो क्या आने वाला देखो यहाँ पे, ये सारे टॉपिक ना एग्जाम के पर्सपेक्टिव से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
आप कुछ भी करो, बोर्ड्स करो या एंट्रेंस एग्जाम करो, स्टेट का या नेशनल लेवल का, ये टॉपिक तो आपको पढ़ना ही है, तो इस टॉपिक को स्किप मत करना। A2B2 प्लस A3B3 का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू। अब ऑब्वियस सी बात है, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा, एज इट इज रहेगा A1 स्क्वायर, A2 स्क्वायर, A3 स्क्वायर, और दूसरा क्या बन जाएगा B1 स्क्वायर, B2 स्क्वायर प्लस B3 स्क्वायर। तो ये जो रिजल्ट है हम ये लाना चाह रहे थे, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट हो जाता है जिसका हमें क्वेश्चंस में हेल्प होती है सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो ये रिजल्ट इंपॉर्टेंट है काफी, इसका यूज करके हम लोग काफी सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था फाइंडिंग द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। अब हम लोग देख लेते हैं कि कोसाइन रूल क्या होता है और कंपोनेंट जो होता है किसी एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर के अलोंग और उस वेक्टर के परपेंडिकुलर, वो क्या होता है। ये दोनों देख लेने के बाद हमारा थ्योरी पार्ट जो है, थ्योरी पोर्शन जो है वो फिनिश हो जाएगा, और उसके बाद फिर हमारा स्टार्ट होगा क्वेश्चन वाला पोर्शन। ठीक है, तो एक सारा हम क्या करेंगे, एक वीडियो में सारा थ्योरी कर लेंगे और एक वीडियो में सारे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें जो हमने इसके पहले अभी तक देखा, डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन देखी हमने, 2 डेफिनेशन थी। उसके बाद हमने देखा कि भाई प्रॉपर्टीज क्या होती है डॉट प्रोडक्ट की, फिर उनके बीच में एंगल कैसे बनता है। अब हम लोग देख लेते हैं कि कोसाइन रूल क्या होता है। ठीक है, वेक्टर्स में तो यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस ए। ये कैसे मिलता है, ये वेक्टर में ट्रिग्नोमेट्री का भी कंसेप्ट है ये, बट हमें इसमें वेक्टर में भी देखना है। ये एक बेसिकली ट्रायंगल बना हुआ है जिसमें वेक्टर BC को A से रिप्रेजेंट किया है हमने, AC को B से और AB को C से, और ये जो एंगल है ये है पाई माइनस ए, बिकॉज लीनियर पेयर का एंगल है। अंदर वाला जब A हो रहा है तो बाहर वाला क्या होगा, पाई माइनस ए होगा। तो उसकी हेल्प से इस चीज को डिराइव कर सकते हैं हम, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc इंटू कॉस ए। इसके डेरिवेशन की ऐसा हमें रिक्वायरमेंट नहीं है तो हम उसके पीछे नहीं पड़ेंगे, हमें बस इस स्टेटमेंट का काम है। ठीक है, सेकंड इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हम लोग इसमें देख लेते हैं कि अगर एक हमने वेक्टर ए लिया और एक वेक्टर बी लिया, उनके बीच में एंगल कितना है, थीटा है। तो क्या हो गया है यहाँ पे देखो, फर्स्ट पार्ट में कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी अलोंग वेक्टर ए, ये जो बी है इसके वेक्टर ए के अलोंग जो कंपोनेंट होंगे वो क्या होंगे। ठीक है, तो क्या दिया है, ये वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इनटू वेक्टर ए। ये क्या होगा, बी का कंपोनेंट होगा जो वेक्टर ए के अलोंग होगा। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये भी हमें क्वेश्चंस में यूज होता है। सेकंड क्या है, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए। एक तो है कि बी के कंपोनेंट जो ए के अलोंग है वो कौन से होंगे, दूसरा ये बोल रहा है बी के कंपोनेंट ए को परपेंडिकुलर जो रहेंगे वो कौन से होंगे। तो ये बोल रहा है बी माइनस ये पूरा, ठीक है, वेक्टर बी माइनस क्या हो जाएगा, ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर इनटू वेक्टर ए। ठीक है, तो ये भी दोनों बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो हमें क्वेश्चंस में यूज होते रहते हैं। तो ये पूरा डॉट प्रोडक्ट का थ्योरी पार्ट था जो हमने अभी देखा। ठीक है, ये पूरा थ्योरी पार्ट करने के बाद हमें क्लैरिटी मिल जाती है कि डॉट प्रोडक्ट में कितनी सारी चीजें हैं और उन्हें कैसे हम इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। हमें, क्योंकि मैंने जैसा कहा, हमें रटना नहीं है क्योंकि बहुत सारी चीजें ऑलरेडी है। अगर आप पूरे एग्जाम का पैटर्न देखेंगे, बोर्ड्स, मेंस और एडवांस का मिला के, और उसका सिलेबस चेक करेंगे, तो ये सारी चीजें रटने के लायक तो हमारे लिए है नहीं। हमें एक एक चीज को समझते जाना पड़ेगा सो दैट वो हमें याद रहे, एग्जाम में हम इजीली उसको डिराइव कर सके। ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट का थ्योरी पार्ट यहाँ पे फिनिश होता है। एक अगली क्लास में हम लोग देख लेंगे ये जो इतना हमने पढ़ा है उसके ऊपर जो क्वेश्चंस बन सकते हैं, कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, तो क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो, क्योंकि देखो एग्जाम सामने आ रहे हैं आपके, बोर्ड हो चाहे एंट्रेंस एग्जाम हो, आपको उसमें हेल्प लगते रहती है। तो ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो आपको मिलते रहे उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।